हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका एक बार फिर से होम साइंस विद चार्ली में। आप सभी लोगों को शुभ संध्या, सभी लोगों को गुड इवनिंग। और आज का हमारा जो पेपर है ये भी हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं क्योंकि पेपर तो हो ही चुका है इसका। हम लोग जो है हायर का ये पेपर है आपका 2016 का, जो हुआ था आपका 12 जनवरी 2019 में। 12 जनवरी को ही हुआ था शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और तो मैंने सोचा कि ये पेपर भी आप लोगों को करा दिया जाए। हाँ, 12 जनवरी को ही हुआ था। तो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि इधर मैंने काफ़ी जो है चीज़ों को देखा है और बहुत एनालिसिस किया मैंने कि उसमें क्या है कि क्या कहते हैं, कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं। इवन जो अदर स्टेट के पेपर हैं उनमें भी जो है मतलब कोई यूपी का पेपर एमपी में या एमपी का पेपर यूपी में, है ना। इस तरीके से मतलब क्वेश्चन का एक कह सकते हो आपकी एक्सचेंज किया है इन लोगों ने कि भाई ठीक है, आप हमारे स्टेट का ले लो, हम आपके स्टेट का ले लें। आप ये खुद ही सोचिए ना कि सब्जेक्ट तो सेम ही है ना। सब्जेक्ट जब वही है तो कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, कितना बनेगा। तो इस वजह से मैंने सोचा ये पेपर भी आपको करा दिया जाए। और इधर हम लोग अभी जो है ऐसे ही करेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुए हैं वो चाहे हायर के हों, चाहे आपका जीआईसी का हो, चाहे आपका डाइट का हो, इन सभी को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये हमारी जो है प्रैक्टिस के, अगर देखा जाए कि प्रैक्टिस के सिलसिले में हमारी 41वीं यानी कि 41 है ना क्लास है हमारी ये। इसके पहले अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। होपफुली आपको मतलब काम आएगा। ठीक है, तो चलिए अब देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें क्या मतलब, एक चीज़ और रोज़ की तरह कि सफल होने के 3 नियम हैं: खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा और मजबूत इरादा। तो बात सही है, आपको किससे कमिटमेंट करना है? आपका कमिटमेंट खुद से होना चाहिए। किससे होना चाहिए? खुद से होना चाहिए। और मेहनत आपको ज़्यादा करनी है, ठीक। और आपका इरादा जो है वो आपका मजबूत होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप फालतू में डिप्रेस हो रहे हैं या आप परेशान हो रहे हैं, घबरा रहे हैं कि मेरा होगा नहीं होगा। इतने सारे लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, है ना। तो कोई बात नहीं है, आपको अपने ऊपर भरोसा रख करके ये सारी चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, आज ही खुद से कमिटमेंट करिए, मेहनत खूब करिए। मैंने आपको हमेशा कहा, आप जितनी मेहनत करेंगे वो आपको, आपका कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ता जाएगा, आत्मविश्वास आपका उतना बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए, और इरादा भी एक रखिए, खुद से मजबूत इरादा रखिए। जो भी आपने खुद से कमिटमेंट कर रखी है उसको करने के लिए खुद में बिल्कुल मोटिवेट रहिए कि हाँ, कि मैं मतलब कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। तो चलिए फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा पहला सवाल कि किसी भी डिज़ाइन में सभी भागों में वह संपूर्ण वस्तु के आपसी तालमेल को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? संतुलन, या फिर लय कहते हैं, अनुपात कहते हैं, या बल कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, संपूर्ण वस्तु के आपसी तालमेल की बात हो रही है। ठीक है, तो आपसी तालमेल की जो बात हो रही होती है उसको हम लोग बोलते हैं अनुपात, यानी कि प्रपोर्शन। इस वजह से हमारा ये सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब आपसी तालमेल बिठाएंगे हर चीज़ में तो इसका मतलब है ना कि उस वस्तु का प्रपोर्शन हमने बराबर रखा है, तभी वो एक मतलब एक तालमेल में ही चीज़ें दिखेंगी। समझ गए आप? इस वजह से हमें यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि प्रपोर्शन। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। देखिए, ये आप देखते होंगे कि सभी भागों में वह संपूर्ण वस्तु के आपसी तालमेल को अनुपात कहा जाता है। संतुलन आपको पता ही है कि आराम तथा शांतिमय स्थिति से होता है। कहने का मतलब है कि संतुलन एक ऐसा आरामदायक प्रभाव है जो रंगों व आकृतियों के केंद्र के चारों ओर रखकर इस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है कि केंद्र के प्रत्ययों को एक समान आकर्षण बना रहे। ये आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, इसके बाद है हमारा कि परिधान में संरचनात्मक डिजाइन उत्पन्न किया जा सकता है। स्ट्रक्चरल डिजाइन की बात हो रही है। ठीक है, किसी भी गारमेंट में, किसी भी परिधान में जो आप बना रहे हैं, तो स्ट्रक्चरल डिजाइन कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। स्ट्रक्चरल डिजाइन का मतलब यह है कि कपड़े में ही कोई चीज़ ऐसी मतलब जो आप कपड़ा बना रहे हैं उसी कपड़े में ही कुछ आप ऐसा कर दें कि उसमें एक डिजाइन क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो इसमें हमें ऑप्शन देखना है कि मतलब कौन सी स्ट्रक्चरल डिज़ाइन इसमें से है, कसीदे द्वारा या लेस द्वारा या कॉलर द्वारा या सितारे लगाकर। अगर आप अपने इसमें थोड़ा सा आप अपना जो है क्या कहते हैं, अपना दिमाग अगर आप लगाएं तो कसीदा मतलब कोई एम्ब्रॉयडरी आप कपड़े पे बनाएंगे तो वो आपसे, आप खुद सोचो, आप उसको अलग से लगाएंगे किसी धागे से या किसी जिस चीज़ से भी आप उस पर कोई भी एम्ब्रॉयडरी बनाएंगे। ठीक है, तो वो अलग से हो जाएगा। लेस भी हम क्या करते हैं, मार्केट से ला के लगाते हैं। लेकिन कॉलर क्या आप अलग से बनाते हैं? कॉलर हम क्या करते हैं, कपड़े में ही उसको काट के कपड़े से ही मतलब उसमें बना दिया जाता है। इस वजह से आपका यहाँ संरचनात्मक डिजाइन क्या होगा, कॉलर द्वारा। ठीक है, मतलब जो कॉलर है आपका वो एक कपड़े का आपका जो है संरचनात्मक डिजाइन के अंदर आएगा। और बाकी आपके जो कसीदे हैं, लेस द्वारा है, सितारे द्वारा है, ये सभी आपके सजावटी डिजाइन में आ जाएंगे, क्योंकि ये सब आप अलग से ले करके कहीं ना कहीं कपड़े में एक सजावट उत्पन्न करने के लिए आप इसको कर रहे हैं। तो इस वजह से आपका ये सजावटी डिजाइन में हो जाएगा। ये यहाँ पर देखिए थोड़ा दे रखा है
कि क्या बोलते हैं, संरचनात्मक डिज़ाइन वह है जो नमूना मतलब वह नमूना है जो आकार, रूप और बनावट से बनता है, जैसे कॉलर है, चुन्नट है, टक्स है आदि, है ना। ये रक्स नहीं टक्स है। तो आपको पता है जैसे क्या बोलते हैं, कोई टक्स डाले जाते हैं या चुन्नट डाली जाती है कपड़ों में, तो वो कपड़े से ही डिज़ाइन बना दी जाती है, उसमें कोई अलग से चीज़ नहीं लगाई जाती है। और सजावटी नमूना जो होता है उसमें देखिए आप रंग सॉरी, कोई रंग से आप डिज़ाइन बना दें या फिर कोई नमूना बना दें, कोई कढ़ाई, लेस, सितारे, बटन, है ना, मोती, कुछ भी आप लगा करके, स्टोन लगा करके उसको सजा दें। नेक्स्ट है फैशन चक्र दिखता है ना। तो कैसा दिखता है फैशन चक्र? घंटी के आकार में दिखता है, मतलब बेल शेप में, या यू आकार के शेप में, या वी आकार के शेप में, या गोलाकार शेप में। तो ये आपको पता ही होगा कि जो फैशन चक्र हम लोग देखते हैं वो ऐसे ही तो होता है, इस तरीके के होता है, ठीक है। मतलब अपोजिट बेल शेप में होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। आगे मैंने यहाँ इंक्लूड भी कर रखा है, ये देखिए, ये इस तरीके से होता है, दिख ही रहा है आपको। और ये जो लिख रखा है इसको फैशन चक्र बोलते हैं। शैली का परिचय, मतलब कोई भी जब फैशन आता है तो सबसे पहले क्या होता है, उसका परिचय होता है, मार्केट में होता है, हाँ हाँ ये फैशन में आया है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, उसकी उसमें वृद्धि होती है, काफ़ी लोग उसको पहनने लगते हैं, खरीदने लगते हैं, अपने शैली में अपनाते हैं उसको। फिर धीरे धीरे क्या होता है, लोकप्रियता में चोरी। अब जो लोग लोकल मार्केट होती है वहाँ पर भी आ जाता है, मतलब लोग उसको भी एक तरीके से, चोरी यहाँ पर नहीं कहेंगे, मतलब एक तरीके से वहाँ पर भी मतलब लोग उस फैशन को देख देख करके वो भी लोग भी कॉपी करने लग जाते हैं, है ना। मान लीजिए किसी ब्रांड का जैसे मान लीजिए पीटर इंग्लैंड है, या आपका क्या बोलते हैं, जैसे ऑरेलिया की कुर्ती वगैरह आती हैं, तो उसमें क्या है, अगर मान लीजिए अब आई मार्केट में, लोगों ने काफ़ी पसंद किया, फिर उसमें क्या हुआ, वृद्धि हुई। लेकिन अब जो लोग लोकल मार्केट है, या जो लोग बहुत छोटे मोटे दुकान वाले हैं, अब वो लोग तो इतने हाई रेट वाला ला नहीं सकते हैं, इतना ज़्यादा प्राइस वाला वो ना खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, उसी के जैसे डिज़ाइन क्या करते हैं, उसी के जैसे डिज़ाइन कॉपी करते हैं। फिर जब वो कॉपी करके बेचने लगते हैं तो हर कोई वैसा पहनने लग जाता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, उसमें गिरावट आने लगती है। किस में गिरावट आने लगती है? उस तरह के कपड़े में, उस ब्रांड के कपड़े में धीरे धीरे गिरावट आने लगती है। लोग कहते हैं ये तो बहुत पुराना हो चुका है, अब तो ये तो हर कोई पहन लेता है ना। और सबसे बाद में क्या हो जाता है, फिर एक टाइम आता है उसको कोई खरीदता नहीं है, फिर वो आउट ऑफ फैशन हो जाता है, ऐसा बोलते हैं। दोबारा से फिर कोई फैशन आता है, फिर उसका परिचय होता है, फिर से वृद्धि होती है, फिर से चोरी होती है, फिर से गिरावट आती है, और फिर से अस्वीकृति करी जाती है। तो ये आपका पूरा फैशन एक साइकिल होता है ना। साइकिल आपको पता ही है। यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए परिचय हो रहा है, यहाँ वृद्धि हो रही, फिर यहाँ पर थोड़ी चोरी हो रही है, फिर यहाँ गिरावट आ रही है, फिर यहाँ पर शैली में अस्वीकृति हो रही, ठीक है। दोबारा से फिर वही चीज़ शुरू हुई, इस वजह से कहते हैं इसको कि फैशन चक्र, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन बांझपन रोकने वाली औषधि के रूप में जाना जाता है? आपका विटामिन ए है, ई है, डी है, के है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको पता ही है। विटामिन ई को हम लोग जो है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर आपके किस में पाया जाता है, जो क्या गेहूँ वगैरह होता है उसके जो जम होते हैं उनके अंकुर में पाया जाता है, या फिर जो आपके वानस्पतिक तेल होते हैं उन सभी चीज़ों में विटामिन ई आपका पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड है? अमीनो एसिड की बात हो रही है आपकी, तो क्या है, एलानिन है, एस्पराजिन है, या ग्लाइसिन है, या लाइसिन है, ठीक है। तो इसमें जो आपका सिर्फ लाइसिन जो है यही आपका एक एसेंशियल अमीनो एसिड के अंतर्गत आएगा, ठीक है। बाकी ये जो आपके एलानिन है, ग्लाइसिन है, एस्पराजिन है, ये आपके सब जो है एसेंशियल अमीनो एसिड के अंतर्गत नहीं आएंगे, ठीक है। तो जो एसेंशियल नहीं है तो ये नॉन एसेंशियल है। नेक्स्ट है, दूध का पास्चुरीकृत यानी कि पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क इज डन एट व्हाट टेम्परेचर? यानी कि दूध का पास्चुरीकृत जो किया जाता है वो कितने टेम्परेचर पर किया जाता है? तो आपको पता है कि इसको हमने डिटेल में पूरा पढ़ा था जब फूड साइंस वाली क्लास हमने ली थी, तो उसमें पढ़ा था कि 3 सिस्टम होता है इसमें ना। आपका एक बैच एंड होल्ड सिस्टम होता है, इसके बाद एक आपका होता है USTS मेथड, फिर एक आपका होता है HTS मेथड। तो इसमें देखिए जो आपका टेम्परेचर होता है, जो USTS मेथड होता है आपका UHTS, ठीक है, यानी कि अल्ट्रा हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, समझ गया कि मतलब बहुत ज़्यादा इसमें टेम्परेचर होता है। तो ये वाला जो मतलब अल्ट्रा हाई टेम्परेचर टाइम पे जब दूध को पास्चराइजेशन किया जाता है, तो इस पे जो किया जाता है वो उसका टेम्परेचर मान के चलिए, ये मतलब मानना क्या है, उसका टेम्परेचर होता है आपका 145 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और टाइम इसमें कितना होता है, 1 से लेकर के 3 सेकंड तक। कितना? 1 से लेकर के आपका 3 सेकंड तक होता है। बहुत ही टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, तो इस वजह से इसका जो टाइम होता है वो इतना ही होता है, ठीक है। अब है हमारा थायरॉक्सिन की कमी से क्या होता है, कि स्कर्वी है, डर्मेटाइटिस है, हाइपोथायराइडिज्म है, या हाइपरथायराइडिज्म है। तो जो आपका थायरॉक्सिन है, जो आपके थायराइड ग्लैंड से निकलता है, वो उससे क्या होता है, आपका हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। यानी कि जब थायरॉक्सिन हार्मोन की का सिक्रीशन कम हो जाता है तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है आपका, ठीक है। सीधी सी बात ये है। और स्कर्वी आपका विटामिन सी की कमी से हो जाता है। और जो आपका ये डर्मेटाइटिस है, डिमेंशिया है, ये जो 4D वाली बीमारी होती है वो आपके विटामिन B3 की कमी से यानी कि नियासिन की कमी से हो जाती है। डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया, डेथ, है ना, ये वो वाली चीज़ है।
नेक्स्ट है हमारा कि घेंघा रोग किस कमी से होता है। ये कितना मतलब कह सकते हो आपकी कितना पेट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन बड़े दिमाग से आपको जो है आंसर देना। कभी कभी ऑप्शन में आयोडीन के साथ साथ आयरन भी दे देता है, तो आयरन और आयोडीन जो है बड़ा सिमिलर प्रोनाउंसिएशन है इसका, है ना, तो ध्यान से आपको। तो आयोडीन की कमी से हमारा जो है घेंघा रोग यानी कि गोइटर की बात हो रही है, वो हो जाता है। एक आया था गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम आया था, वो आप बताइएगा कि कौन से जो है सन में आया था, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन शब्द का आविष्कार किसने किया। तो मैकाले ने किया, कॉलिन ने किया, फिशर ने किया या फंक ने किया। तो ये आपको पता है फंक साहब जो थे, इन्होंने जो है विटामिन का आविष्कार किया था, ठीक है। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा कलर ले लेते हैं भाई थोड़ी देर के लिए। ऑन्कोलॉजी किस रोग का निदान एवं उपचार है, ठीक है। ऑन्कोलॉजी आप देख पा रहे होंगे क्या है। ऑन्कोलॉजी जो है ये किस डिपार्टमेंट से रिलेट करता है। तपेदिक यानी ट्यूबरक्लोसिस है, किडनी डिजीज है, या आपका कैंसर है, या एड्स है। तो जो ऑन्कोलॉजी होता है ये आपका कैंसर के ट्रीटमेंट से रिलेट करता है, ठीक है। मतलब जब आप देखते होंगे कैंसर वगैरह का जो डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल, अगर आप कभी गए हों तो उसमें देखते होंगे कि यह ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट होता है। तो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कैंसर पेशेंट का इलाज किया जाता है, ठीक है। इसका थोड़ा देख लेते हैं। देखिए ऑन्कोलॉजी को जो है हिंदी में ये बोलते हैं अबुर्द विज्ञान कहते हैं, और यह आयुर्विज्ञान की शाखा है जो कैंसर से संबंधित है। कैंसर समस्त विश्व में एक प्रमुख जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में सामने आ रहा है। कैंसर का उपचार करने हेतु 3 विधियां हैं। कौन कौन सी देखिए। एक है सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मैंने थोड़ा सा ये अवेयरनेस की वजह से बता दिया, एग्जाम की वजह से तो इतना नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन अवेयरनेस भी आपको होनी चाहिए। कैंसर संबंधी रोकथाम की शल्य चिकित्सा संबंधी विशेषज्ञता को सर्जिकल ऑन्कोलॉजी कहते हैं। सर्जिकल से आप समझ रहे होंगे सर्जरी की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर किसी को किसी पार्ट में कैंसर वगैरह होता था तो पहले के टाइम में इसको सर्जरी के थ्रू लोग उस पार्ट को हटा देते थे या उस जगह का ट्रीट करते थे उसको। और ये देखिए लिख रखा है प्राचीनतम रूप है इसका, ठीक है। और ये वही जाहिर सी बात है कि प्राचीनतम है और सर्वाधिक प्रभावी उपचार है। हालांकि अब है या नहीं, लेकिन पहले के टाइम में ऐसा ही होता था इनके मुताबिक, ठीक है। और दूसरी भी चीज़ है, ये देखिए यहाँ पर एक ये रेडिएशन ऑन्कोलॉजी है, यहाँ पर सर्जिकल इन्होंने गलती से लिख दिया है। क्या है आपका ये आपका जो है रेडिकल, यहाँ पे रेडिएशन जो है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये कि विकिरण चिकित्सा भी कहते हैं। विकिरण चिकित्सा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो रेडिएशन के थ्रू इलाज किया जाता है, सॉरी किसके थ्रू, रेडिएशन के थ्रू। विकिरण मतलब रेडिएशन। आयनकारी विकिरण का उपयोग करके की जाने वाली चिकित्सा विकिरण चिकित्सा को क्या कहते हैं, रेडिएशन थेरेपी कहते हैं, ठीक है। और यह प्रायः कैंसर के उपचार में खराब कोशिकाओं को मारने के काम आती है। आपको पता है कि कैंसर में यही होता है कि सेल जो होती है उनकी जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लग जाती है, तो उस वजह से दिक्कत हो, उसी वजह से आपका कैंसर बन सकता है या कैंसर बनता है उसी वजह से। तो इसमें क्या होता है, जो डेड सेल्स होती हैं या खराब सेल्स होती हैं जो उनको रेडिएशन के थ्रू उनको मारा जाता है, ठीक है, या खत्म किया जाता है। फिर आपका कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी में क्या होता है, कीमोथेरेपी ड्रग वो दवाएं हैं जो कैंसर फैलने नहीं देता है, यह कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। इन ड्रग को एंटी कैंसर ड्रग भी कहा जाता है। ये चीज़ें आपकी हो गई एक अवेयरनेस के तौर पे या थोड़ा सा आपके नॉलेज के तौर पे भी बढ़िया आपको काम आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है साइको सोशल थ्योरी के निर्माता कौन थे। तो साइको सोशल आपका जो है मतलब कि इसको हिंदी में क्या कहेंगे, सामाजिक, चलिए जो भी कहेंगे, साइको सोशल आप याद रखो वो ज़्यादा बेटर है। तो इसका मतलब किसने प्रपोज किया था, एरिक एरिक्सन ने, जीन पियाजे ने, फ्रॉयड ने, इनमें से कोई नहीं। तो साइको सोशल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो साइको सोशल आपका जो एरिक एरिक्सन साहब थे इन्होंने इसका वो किया था। और अगर आपका इसमें जो है क्या बोलते हैं साइको एनालिटिकल होता तो आपका आंसर करेक्ट हो जाता सिगमंड फ्रॉयड, ठीक है। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपको पता है पियाजे ने दिया था। इस वजह इनकी 8 अवस्थाएं थी, उसमें उन्होंने बताया है कि बच्चा हर एज में 8 अवस्थाएं दी थी, और उन्होंने बताया कि बच्चा हर अवस्था में कुछ न कुछ एक ऐसा उसके सामने टास्क आता है जिससे बच्चा क्या करता है, बच्चा जिससे एक तरीके से टैकल करता है उसको, उससे जूझता है, और फिर जब उस समस्या से या उस टास्क को पार कर लेता है तो उसके उस अवस्था में उसको एक नई क्वालिटी, आप ये कह सकते हो एक नई कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर आ जाती है ना। तो जिससे बच्चे के पर्सनैलिटी में मतलब उसका एक सामाजिक डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। इनकी थ्योरी आप देखिए वो साइको सोशल की बात है, ठीक है। मतलब उसमें मानसिक भी है और सामाजिक भी है, ठीक है। दोनों चीज़ों में बच्चा अपना मतलब बच्चे का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है अहंकार के समारोह डैश पर आधारित। अहंकार का मतलब यहाँ पर ईगो से है, जो फ्रॉइड की पर्सनैलिटी के 3 ट्रेट्स दिए थे उन्होंने, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो जो आपका ईगो है वो किस पे आधारित है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, सीधी सी बात ये है। तो आपका आनंद के सिद्धांत पर यानी कि प्लेजर प्रिंसिपल, या रियलिटी प्रिंसिपल, या आपका रिफ्लेक्स एक्शन, या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो जो आपका ईगो होता है वो आपका रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। किस पे काम करता है, रियलिटी प्रिंसिपल पर। अगर यहाँ पर आपका इड होता, इड यानी कि ये वाला इड जो होता है वो प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है, समझ गया। इस वजह से हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है
पॉलीयूरिया किस बीमारी में दिखाई देता है? बहुत आसान क्वेश्चन, आपको पता ही होगा कि जो आपका डायबिटीज़ है इसमें आपका पॉलीयूरिया दिखाई देता है। ट्यूबरक्लोसिस आपको पता ही है, जो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से फैलता है। टाइफाइड आपका साल्मोनेला टाइफी से फैलता है। और जो आपका यूटीआई है ये आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पब्लिक टॉयलेट या बहुत ज़्यादा मतलब इन्फेक्शियस टॉयलेट वगैरह यूज़ करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है, रेशे या वस्त्र की खुरदरी सतह पर रगड़ या घिसावट सहने की क्षमता कहलाती है। तो क्या कहलाती है? दृढ़ता यानी कि स्ट्रेंथ, अपघर्षण प्रतिरोधकता, या बंधन क्षमता, या प्रतिस्पंदता। तो आप ये देख सकते हैं क्या लिख रखा है, वर्ड्स को पकड़ना है। खुरदरी सतह पर रगड़ या घिसावट सहने की क्षमता, ये देखिए इसको हम जानते हैं किस नाम से? अपघर्षण प्रतिरोधकता के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से एक प्राकृतिक सेल्यूलोजिक फाइबर नहीं है। क्या पूछ रहा है? नहीं की बात हो रही, तो नहीं पर हम आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जूट है आपका, कुप्रामोनियम है, गांजा यानी कि हेम्प है, या फिर कॉयर है आपका। तो ये आपको देख के ही लग रहा होगा कि जो जूट है और आपका हेम्प है, कॉयर है, ये सभी क्या, ये सब सेल्यूलोजिक फाइबर ही हैं। जो आपका कुप्रामोनियम है ये आपका एक रेयॉन है। ठीक है, इस विधि से रेयॉन का बनाया जाता था, जिसका क्या बोलते हैं, इसको किसने डेवलप किया था? 1890 में, मतलब 1890 में। जो क्या बोलते हैं, आई थिंक जर्मनी के थे, जो HL देसापिसिच नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस विधि का निर्माण किया था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा, अच्छा सॉरी, ये जर्मनी नहीं, फ्रांस के थे। देखिए यहाँ पर लिखा है 1890 में फ्रांस के HL देसापिसिच जो थे, उन्होंने रेयॉन के निर्माण की कुप्रामोनियम विधि बतलाई, जिससे नाइट्रोसेल्युलोज रेयॉन से अधिक श्रेष्ठ तंतु का निर्माण हुआ। और 1919 से जर्मनी में इसका सफलतापूर्वक व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो गया। बाकी तीनों चीज़ें जो है वो आपकी आपकी क्या है? सेल्यूलोजिक फाइबर है। नेक्स्ट है, अधिगम विकलांगता, विकलांगता डैश कहा जाता है। लर्निंग डिसेबिलिटी इज कॉल्ड डैश। क्या कहते हैं उसको? ऑटिज्म कहते हैं, मेंटल डिसेबिलिटी कहते हैं, डिसलेक्सिया, या इमोशनल डिसेबिलिटी। तो जो आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, इसमें बच्चा क्या करता है? सीख नहीं पाता है। तो ऐसे टर्म को हम लोग क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। इसमें 3 टर्म्स होते हैं बेसिकली, आपका एक डिसलेक्सिया है, एक डिसग्राफिया है, एक डिसकैलकुलिया है। तो डिसलेक्सिया में बच्चा क्या होता है? पढ़ नहीं पाता, चीज़ों को पढ़ने में उसको दिक्कत होती है। ठीक है, बहुत अटक अटक के पढ़ता है, या पढ़ने में दिक्कत होती है, या वो वर्ड्स को पहचान ही नहीं पाता है ना? उसको सारे अक्षर उल्टा दिखाई देते हैं, या हो सकता है पी का उसको नहीं, डी का हो सकता है बी दिखाई दे, है ना? इस तरह की तमाम दिक्कतें होती हैं बच्चों में। ठीक है, और आपका जो डिस्ग्राफिया होता है उसमें बच्चा लिख नहीं पाता है, उसको लिख नहीं पाएगा। हो सकता है उल्टा वर्ड लिखे, या हो सकता है लाइन से अलग लिखे, या वो कुछ भी लिख देगा, लिखना नहीं, बच्चा लिखने में दिक्कत करता है। और जो आपका डिसकैलकुलिया है, बच्चा इसमें मैथ्स में चीज़ों को कैलकुलेट नहीं कर पाता है ना? डिसकैलकुलिया रहता है। अगर कैलकुलिया से आप रिलेट कर सकते हैं, कैलकुलेशन करने में बच्चों को दिक्कत आती है। और कैलकुलेशन हम किस चीज़ में करते हैं? मैथ्स में करते हैं। तो ये तीनों टर्म्स आपके हो गए। ठीक है, फिर है, रसोई गैस स्टोव ईंधन के रूप में डैश उपयोग करता है। रसोई गैस जो होती है आपकी, कुकिंग गैस स्टोव होता है, उसको क्या यूज़ किया जाता है? LPG है आपका, डीजल है, पेट्रोल है, या फिर आपका लकड़ी है। तो आपको पता है रसोई गैस में क्या हम यूज़ करते हैं? LPG यूज़ करते हैं। LPG का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन मैंने पूछ दिया है, आप लोगों के स्टैंडर्ड से काफ़ी नीचे है, लो है, लेकिन फिर भी आप बताइएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है, लड़ने या उड़ने के हार्मोन हैं। लड़ने या उड़ान इसमें लिखा गया है, इसको क्या बोलते हैं? फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं इसको। तो ये कौन सा है? आपका एड्रेनालाइन है, या फिर नॉन एड्रेनालाइन है, या फिर थायराइड हार्मोन है, या प्रोलैक्टिन है, या ग्रोथ हार्मोन है। तो आपको पता ही होगा ये चीज़ कि जो आपका एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन है, इसको हम लोग लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से जानते हैं। और ये आपके जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड होती है, यानी कि अब मैं ये नहीं बताऊंगी एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होती है, ये कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि एड्रिनल ग्लैंड जो है कहाँ पर होती है। ठीक है, मैं ये बता दे रही हूँ कि एड्रिनल ग्लैंड से आपका जो उसमें क्या बोलते हैं, मेडुला वाला पार्ट होता है, वहाँ से आपका ये हार्मोन निकलता है। ठीक है, जब आप बहुत टेंशन में होते हैं या थोड़ा परेशानी की अवस्था में होते हैं, तो इस समय ये आपको मैनेज करता है, या कभी आप अचानक से डर वर जाते हैं, तो उस सिचुएशन में ये क्या करता है? आपकी मतलब बैलेंस बनाता है आपकी बॉडी में कि ठीक है, डरने की बात नहीं, इस तरीके की चीज़ें। ठीक है, थायराइड हार्मोन आपको पता ही है, थायराइड ग्लैंड से निकलता है। और जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है आपका, ये आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। और प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये एक फीमेल हार्मोन है। ठीक है, मिल्क सिक्रीशन में मदद करता है काफ़ी ये। और ग्रोथ हार्मोन भी आपका पिट्यूटरी से निकलता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर और भी देख लेते हैं कि एक बच्चे के जन्म के बाद स्तनपान कराने के लिए यह हार्मोन महिला के पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा रिलीज होता है, जिससे महिला स्तनपान कराने में सक्षम बनती है। और जो आपका वृद्धि हार्मोन है, ये देखिए इसको सोमेटोट्रोपिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। और मूल रूप से कई अमाइनो एसिड वाला एक प्रोटीन हार्मोन है। यह विकास यानी कि मतलब ग्रोथ करता है, कोशिका प्रजनन, कोशिका उद्भान और मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देने में उत्तेजित करता है। ठीक है, फिर है इलेक्ट्रोमायोग्राफी नापता है। क्या मापता है? मांसपेशियों की थकान, हड्डियों के बीच का थकान, या फिर मांसपेशियों के बीच का, या
टिश्यू की एफिशिएंसी। तो जो आपका इलेक्ट्रोमायोग्राफी होता है वो क्या नापता है, आपका जो मांसपेशियों की थकान होती है आपकी, इसको मापा जाता है इसमें, ठीक है। अच्छा, इसी सिलसिले में एक चीज़ और पूछ लूँ मैं आपसे, आपने नाम सुना होगा, लिख देती हूँ, एक सुना होगा आपने ECG, सॉरी फिर से लिखते हैं EC और G, इसके बाद है आपका एक EEG। ये दोनों चीज़ें ये दोनों ये भी एक तरह के समझ लीजिए टेस्ट हैं। ये आपके बॉडी में कौन से ऑर्गन के लिए किए, मतलब कौन से ऑर्गन के लिए ये टेस्ट किया जाता है और इसका फुल फॉर्म क्या है, दोनों चीज़ें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज बहुत सारी चीज़ें पूछ ली मैंने, जितना आपको याद रहे बताइएगा, नहीं तो आप पढ़ लीजिएगा, हमें बताइए ना बताइए, आप रिवाइज कर लीजिएगा, मेरा बस इतना ही उद्देश्य है, ठीक है। फिर रखिए, कोन ऑफ एक्सपीरियंस की संरचना किसने की, तो हैमिल्टन ने करी, या मिल्टन ने करी, या जॉनसन ने, या एडगर डेल ने, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एडगर डेल है, इन्होंने आपको दिया था अनुभव का शंकु, मतलब कि एक्सपीरियंस के आधार पर, ठीक है। तो इसमें इन्होंने एक कोन, इस तरीके की कोन टाइप एक वो दिया था, इनकी जो थ्योरी उसमें इस तरीके की चीज़ें हैं। तो इन्होंने कहा था कि जैसे मतलब जो चीज़ें आप क्या बोलते, इस तरीके से कई सारे इसमें चरण थे, तो उसमें ये था कि इन्होंने ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू बताया था कि कौन सी चीज़ों के थ्रू आप कितना मतलब नॉलेज को अपने माइंड में रख सकते हैं, कौन सी चीज़ें कितनी देर तक रहेंगी। तो जैसे इन्होंने बताया था कि अगर आप देखते हैं तो इतने टाइम रुकेगा, सुनते हैं तो और कम टाइम रुकेगा, है ना। और अगर आपने उसको कर लिया है, जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि आप उबालना सीख लीजिए, हमने आपको बता दिया कि ठीक है आप पानी रखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाएगा पानी, इसको पानी उबलना कहते हैं या इसको बॉइलिंग टेम्परेचर कहते हैं। लेकिन अगर आपको ये बता दिया जाए तो हो सकता है आप भूल जाएं। जो अगर आपको सिर्फ मैं मुंह से बता दूं कि पानी उबालने के लिए ऐसे ऐसे करना होता है, तो हो सकता है जब आप वाकई में उबालने जाएं तो आप ना उबाल पाएं। लेकिन अगर मैं आपको ले जाऊं किचन में और दिखाऊं कि देखो भाई ये भगोना है, इसमें इस तरह पानी लेंगे, इसको गैस पे रखेंगे, फिर ये इतने टेम्परेचर पर इस तरीके से पानी उबलेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि ये 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है इसका टेम्परेचर पहुंच चुका है और पानी ये बॉयल हो चुका है। तो ये चीज़ आप दोबारा कभी नहीं भूलेंगे। इस वजह से इन्होंने भी यही चीज़ कही कि अगर जिस चीज़ को आप करके सीखते हैं वो चीज़ आपके दिमाग में ज़्यादा देर रुकेगी। अगर आप कोई चीज़ देख के सीखते हैं तो वो उससे थोड़ा कम, फिर उसको अगर आप थोड़ा सा सुन करके देख करके करते हैं तो हो सकता है वो और देर तक रुके। इस तरीके से मतलब एक्टिविटी के आधार पर इन्होंने चीज़ें कही थी, ठीक है। नेक्स्ट है, परिवार किस प्रकार की संस्था है, सामाजिक संस्था है, सांस्कृतिक संस्था है, या शैक्षणिक है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है, सामाजिक संस्था है, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर है, उच्च शिक्षा का लक्ष्य क्या होता है, योग्यताधारी मानव संसाधन उत्पादित करना, अधिक संख्या में स्नातक परास्नातक तैयार करना, अच्छे नागरिक विकसित करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सोचिए, आपने उच्च शिक्षा ली है ना, तो इसका मतलब ये है कि योग्यताधारी मानव संसाधन उत्पादित करना। आप भी कोशिश करो कि आप भी एक अच्छे और क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्स बन सके, ठीक है। ऑलरेडी आप है ही हैं, लेकिन अपनी कोशिश आपको और बेहतरी की तरफ करनी है, ठीक है, रुकना नहीं है। नेक्स्ट है, शैक्षणिक संस्थाओं के प्रबंधन का महत्वपूर्ण गुण क्या है, कुशल प्रबंधन, या छात्र व कर्मचारियों का कल्याण, या संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति, या उपयुक्त सभी। आपको देख के क्या लग रहा है, जाहिर सी बात है सभी कुछ होना चाहिए, तभी तो भाई चीज़ें बढ़िया चलेंगी। तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर रखिए, किस उत्पाद के लिए ओटाई की आवश्यकता होती है, ओटाई का मतलब गिनिंग की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो गिनिंग की आवश्यकता किस में होती है, नायलॉन में होती है, कॉटन में होती है, रेशम में होती है, या उपयुक्त सभी के लिए होती है। नायलॉन आपका सिंथेटिक फाइबर है, इसमें कोई गिनिंग की आवश्यकता नहीं है। रेशम भी आपका इतना बढ़िया है तो एकदम भाई सभी रेशों का सभी रेशों की रानी कहा जाता है इसको, इसमें भी गिनिंग की आवश्यकता होती नहीं। बच गया हमारा रुई, ठीक है, कॉटन जिसको आप कह रहे हैं, इसमें गिनिंग की आवश्यकता होती है, तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर है कि कॉलर और कफ की सिलाई में किस प्रकार की सिलाई का इस्तेमाल करते हैं जो कि दिखाई नहीं पड़ती है, समझ गए आप, किसकी सिलाई में, कॉलर और कफ की सिलाई में। तो कौन सी सिलाई को इस्तेमाल करते हैं उसमें, स्लैंट हेमिंग स्टिच यानी कि तिरछी हेमिंग, या वर्टिकल हेमिंग स्टिच यानी कि सीधी हेमिंग, या स्लिप स्टिच, या ब्लैंकेट स्टिच। तो जो आपकी तिरछी सिलाई होती है ना, तिरछी हेमिंग स्टिच जिसको आप बोल रहे हैं, उसको यूज़ किया जाता है। इसको क्या होता है, ये दिखाई नहीं पड़ती है, जब कॉलर और कफ में ये वाली सिलाई करते हैं तो वो बाहर से दिखाई नहीं पड़ती है और बढ़िया से कपड़ा भी एकदम बन जाता है और दिखाई भी नहीं पड़ती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट हेमिंग स्टिच, यानी कि ए आंसर करेक्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट है, दूध का प्रयोग किस धब्बे को मिटाने के लिए किया जाता है, दूध का प्रयोग, ठीक है, मतलब कि कौन सा ऐसा धब्बा आपके कपड़े पे लग जाएगा जिसको हटाने के लिए मिल्क का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो बॉल पेन की स्याही है, या ब्लड का धब्बा है, या टर्मरिक है यानी कि हल्दी, या फिर नेल पॉलिश का। तो दूध का जो धब्बा मिटाने के लिए क्या किया जाता है, मतलब दूध का प्रयोग किसको मिटाने के लिए, जो आपका बॉल पेन की स्याही अगर लग गई है तो उससे आप जो है दूध के सहारे से उसको छुड़ा सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपको पता है खून के लिए हम लोग जो है ठंडे पानी और साबुन का इस्तेमाल करते हैं। और हल्दी का दाग अगर लग गया है तो पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से भी आप छुड़ा सकते हैं। और नेल पॉलिश का लग गया है तो इसमें जो आप वो क्या बोलते हैं मिथाइल स्पिरिट आती है, उससे आप इसको रिमूव कर सकते हैं।
अच्छा, इसमें दिया भी है देखिए। तो शाही का धब्बा आप दूध और दही, नींबू का रस, ब्लीचिंग पाउडर आदि से भी छुड़ाया जा सकता है। और खून का धब्बा मैंने आपको बताया ही कि पानी और साबुन से धोने पर छुड़ा सकते हैं। और कभी-कभी गुनगुने पानी से अमोनिया डाल करके भी दाग को आप हटा सकते हैं। फिर हल्दी का धब्बा जो होता है वो साबुन रहित गर्म जल से धो लें, फिर धूप में सूखने दें। ऊनी रेशमी वस्त्रों पर पोटेशियम परमैंगनेट व अमोनिया के घोल में बारी-बारी से धोएं। मतलब कि अगर ऊन और रेशम के वस्त्रों पर हल्दी का धब्बा लग गया है तो उसमें आप पोटेशियम परमैंगनेट या अमोनिया के घोल से बारी-बारी धो करके हटा सकते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पर मिथाइल स्पिरिट भी होता है, लेकिन ये भी एमाइल एसीटेट का भी प्रयोग करके जो है हटाया जा सकता है। और रेशमी और रेयॉन के वस्त्रों पर केवल एमाइल का ही प्रयोग करें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ये सारी चीज़ें। फिर देखिए सबसे प्रसिद्ध सीमन जोड़ कौन सी होती है? तो टक सीम है, स्लॉट सीम है, साधारण सीम है या फ्रेंच सीम है। तो देखिए सबसे प्रसिद्ध सीमन की बात हो रही है। ठीक है, तो जो सबसे प्रसिद्ध है आपकी वो है प्लेन सीम। ये बहुत आसान होती है, बढ़िया फटाफट कर भी दी जाती है और टिकाऊ भी होती है। ठीक है, तो ज़्यादातर यही वाली सीम हमारे यूज़ करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है धुलाई वाला सोडा किस धब्बे को मिटाने के लिए प्रयोग होता है? चिकनाई का, मोम का, लिपस्टिक का, उपर्युक्त सभी। तो जो आपका धुलाई वाला सोडा होता है, वॉशिंग सोडा, वो आपका चिकनाई का जो मतलब ग्रीज स्टेन अगर लग गया है तो उसको धोने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर है कि ओआरएस का पूर्ण रूप क्या है? ओआरएस का पूर्ण रूप आपको पता ही होगा। ओरल रेगुलेशन सॉल्ट है या ओरल रेटेड सॉल्ट है या ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट है या ओरल रिवॉल्यूशन सॉल्ट है। बहुत देखिए ओरल ओरल सब में दिया है, कितना कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आप एग्जाम में, अगर आपने अपने दिमाग को स्थिर करके आंसर नहीं दिया तो सब चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। नेक्स्ट है मानव शरीर में किस विटामिन का संश्लेषण होता है? विटामिन ए का, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। आपको पता है विटामिन डी का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि भोजन में सोडियम की अत्यधिक मात्रा से रक्तचाप बढ़ता है, यानी कि बीपी बढ़ जाता है, तरल का अवधारण होता है या बढ़ता हुआ रक्त का आयतन या फिर उपरोक्त सभी। तो अगर भोजन में सोडियम की मात्रा अधिक हो गई तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। ठीक है, इस वजह से नमक का भी सेवन जो है ध्यान से देख करके। मेरे कुछ जानने वाले हैं जो लोग अलग अलग से नमक डाल के खाते हैं, तो उनसे कृपया अनुरोध है ज़्यादा नमक ना खाएं। ठीक है, नेक्स्ट है रैंडम सैंपल क्या होता है? रिसर्च का क्वेश्चन है। ठीक है, हायर का है तो एक दो क्वेश्चन इसमें थोड़े रिसर्च के भी पूछ लिए जाते हैं। तो रैंडम सैंपलिंग की बात हो रही है यहाँ पर, जो प्रतिदर्श चयन कर जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो रैंडम सैंपल, देखो रैंडम का मतलब क्या होता है, हम लोग क्या कहते हैं रैंडम क्लिक है या रैंडमली कहीं चले गए। तो रैंडमली का मतलब क्या होता है, आप अचानक से आपने कुछ कर लिया। तो इसमें सैंपलिंग का मतलब ये होता है कि जो चूज कर रहे हैं, एक समूह को चूज करना, उनको सैंपल चूज करना, सीधी सी बात है। इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा कि इसमें हर इकाई को चयन का बराबर मौका मिलता है। एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। कहने का मतलब ये है जिस इसमें जब रैंडम सैंपलिंग करी जाती है तो एक ग्रुप को वो लेते हैं और उस ग्रुप में से किसी भी मतलब किसी को भी उसमें से वो चूज कर सकते हैं कि आप मेरे सैंपल आपको उठा लेंगे। मान लीजिए 20 लोग हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो 15 नंबर पे है उनको चूज करेंगे या जो 20 नंबर पे है उनको चूज करेंगे या जो 11 नंबर, मतलब 5-5 का गैप दे करके नहीं चूज करेंगे। वो जो 4 नंबर पे है उसको भी उठा सकते हैं, जो 7 नंबर पे बैठा है उसको भी चूज कर सकते हैं, जो 11 नंबर पे है उसको भी चूज कर सकते हैं। इस तरीके से सीधी सी बात यहाँ जैसे मान लीजिए ये है, देखिए कई सारे, मान लीजिए ये समूह बैठा हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इस तरीके से बैठे हुए ना लोग। तो अब आप इसमें क्या करो, इसमें से आप इनको कह दो कि आप मैंने आपको सैंपल ले लिया है, मैंने आपको भी सैंपल ले लिया, मैंने आपको ले लिया, मैंने आपको ले लिया, या मैंने आपको ले लिया, मैंने आपको ले लिया, मैंने आपको ले लिया। इसमें कोई क्या मैंने कोई सिस्टमेटिक तरीके से हम लोगों ने चूज़ किया? सिस्टमेटिक नहीं चूज़ किया, किसी को भी हमने चूज़ कर लिया। ठीक है, तो इसमें से देखिए चांस था, हो सकता है मैं चाहती तो मैं इनको भी कर सकती थी, इनको भी कर सकती थी, लेकिन है क्या, मैंने मतलब किसी के लिए कोई इसमें कंपल्शन नहीं है कि किसी इनको ही चूज़ करना है, किसी को भी मैंने चूज़ कर लिया अपने मन मुताबिक। ठीक है, तो रैंडम सैंपलिंग आपकी यही होती है। नेक्स्ट है शोध है, यानी कि जो रिसर्च करते हैं आप, वो क्या है, सर्चिंग अगेन एंड अगेन, यानी कि बार बार अन्वेषण करना या किसी समस्या का समाधान करना, वैज्ञानिक पद्धति से कार्य करते हुए किसी समस्या का सत्य ज्ञात करना, या फिर उपरोक्त सभी। यहाँ पर सभा लिखा हुआ है, ये आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, डी, तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। रिसर्च में क्या करते हैं आप, एक ही चीज़ को बहुत डीपली ढूंढते हैं और एक बार नहीं कई कई बार ढूंढते हैं। ठीक है, और अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान ढूंढते हैं। और सबसे अच्छी बात जो इसमें लिखी गई है शोध के बारे में, वो देखिए क्या लिखी है कि क्या लिखा है, वैज्ञानिक पद्धति से कार्य करते हुए किसी समस्या का सत्य ज्ञात करना। ठीक है, वर्किंग इन साइंटिफिक वे टू सर्च ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है अब कि नवोदय विद्यालयों का मुख्य प्रयोजन निम्नलिखित में से किसको शिक्षित करना है? ग्रामीण प्रतिभावान छात्रों को, शहरी छात्रों को, बालिका छात्रों को, या पिछड़े हुए छात्रों को। नवोदय विद्यालय आपको पता है कि इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो बच्चे होते हैं हाँ
आफ्टर 6 क्लास ही होता है शायद, हाँ। तो जो है बच्चे मतलब जो 5th पास करके 6 में आना चाहते हैं, तो उन बच्चों का आवासीय विद्यालय होता है, बच्चे वहीं जाकर के पढ़ाई करते हैं, वहीं रहते हैं। तो ये किसके लिए उनको मतलब इसका उद्देश्य क्या है, किन बच्चों के लिए है ये? तो आपका जो गाँव वाले बच्चे हैं, जो काफ़ी प्रतिभावान छात्र हैं, उनके लिए है, या शहर के छात्रों के लिए है, या सिर्फ जो फीमेल बालिकाएँ हैं आपकी, सॉरी फीमेल छात्राएँ हैं उनके लिए, या आपकी पिछड़े हुए छात्र हैं जो। तो ये जो ग्रामीण प्रतिभावान छात्र होते हैं, गाँव से रिलेट रहते हैं, उनके लिए ये बनाया गया है, ठीक है? तो ये आंसर यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आज इतना ही है। तो इसमें आपको पूरे जो क्या बोलते हैं 100 क्वेश्चन आते हैं इस एग्जाम में यूपीएचसीएससी के, जिसमें से आपका जो आपके 70 क्वेश्चन होते हैं वो आपके सब्जेक्ट कंसर्न होते हैं, और 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके क्या बोलते हैं ये जनरल नॉलेज से रिलेटेड होते हैं। तो मैंने एक चीज़ सोची है कि अगर अभी देखिए एलटी की भी वैकेंसी का सुनने में आ रहा है कि एलटी की वैकेंसी आ जाएगी या जब भी आए, तो एलटी में भी आपको पता ही कि उसमें भी 30 मार्क्स आपके जनरल अवेयरनेस से आते हैं, और आपका जो ये हायर एजुकेशन है इसका भी एग्ज़ाम होने को है, तो इसमें भी आते हैं। तो मैंने सोचा है कि सैटरडे या संडे इन दोनों में से एक दिन कोई मैं देख लेती हूँ, इनमें हम लोग 30 क्वेश्चन जो है जनरल अवेयरनेस के भी करें। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मतलब वैसे तो आप सभी लोग ज़्यादातर लोग टीजीटी पीजीटी के लिए ही पढ़ रहे हैं, लेकिन जो लोग भी मान लीजिए कुछ लोग हैं हायर के लिए भी पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी थोड़ी-सी मदद हो जाएगी और बढ़िया रहेगा। साथ में ये भी डिस्कशन हो जाएगा। देखिए अब जो लोग भी हायर के लिए पढ़ रहे हैं, वो अलग से कभी जनरल नॉलेज वाली चीज़ें बैठ के नहीं पढ़ पाएँगे। वो पता है टाइम नहीं मिल पाता है, और इंसान उसको लोगों को समझ में नहीं आता ना कि मतलब कहाँ से शुरू करें, कहाँ से ख़त्म करें। तो देखिए थोड़ी-थोड़ी चीज़ें अगर करते रहेंगे इसी में, जैसे मान लीजिए वीडियो अगर 20 मिनट 25 मिनट की वीडियो में हम लोगों ने 25-30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए साथ में, तो होगा क्या कि थोड़ा-सा तैयारी भी होती रहेगी, और उसी में लगेगा कि ठीक है एक वीडियो देख रहे हैं। तो और जनरल नॉलेज का तो आपको पता ही है कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो अगर थोड़ा-थोड़ा करते रहेंगे तो कहीं न कहीं हो सकता है जब तक एग्ज़ाम होगा, तो आपकी एक बहुत अच्छी तैयारी तो नहीं हो पाएगी, बट हाँ, एक थोड़ी-सी तो हो ही जाएगी। उसमें से अगर आपको 10 नहीं तो हम कह रहे 5 से 7 ही क्वेश्चन मिल जाएँगे अगर आपको 30 में से, तो आपके लिए काफ़ी मदद हो जाएगी। तो आप लोग बताइएगा जैसा होगा कमेंट सेक्शन में, फिर उसी हिसाब से मतलब इस पे थोड़ा सोचेंगे, और फिर उस तरीके से हम लोग चीज़ें करेंगे। तो चलिए अब सभी लोगों को गुड नाइट, और ये लीजिए आपके लिए ये बढ़िया गुड नाइट वाला इमोजी। गुड नाइट वाला तो नहीं है फ़िलहाल, लेकिन ठीक है चलिए आप सब लोगों को क्या है गुड नाइट, और मिलेंगे फिर अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आप लोग बताइएगा क्या बोलते हैं अरे यही जीके जीएस वाला बताइएगा, अगर ये होगा तो संडे को भी एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग मिनिमम 30 और मैक्सिमम 50 क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करेंगे, ठीक है? क्योंकि उसमें देखिए बस वन लाइनर होता है, हमें बस खाली ज़रा सा पढ़ने की ज़रूरत है और निशान मारने की ज़रूरत है, टिक करते जाएंगे। आपकी भी तैयारी होगी और हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा, और ऐसे होगा कि डेली हम कुछ सीख ही पाएंगे। तो चलिए फिर ध्यान रखिए, और वीडियो बताइए कैसी लगी। बाकी देखिएगा जो है क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया हैं। जो लोग भी होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं कोशिश करिए उन तक जो है क्वेश्चन पहुंच पाए, ठीक है? चलिए फिर ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।